बच्चों आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस की टाइप, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं, सही है। ब्रॉडली जो है हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़कर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन तो नाम से ही आपको पता लग रहा है, कंबाइन हो रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन। तो अच्छा, अब देखिए सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें टूटता है। क्लियर है। यहाँ पर क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा जुड़ रहे थे रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा वो टूटेगा, चाहे वो 2 रिएक्टेंट में टूटे, चाहे वो 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में टूटे। क्लियर है। तो अच्छा, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को क्या करता है, उसकी प्लेस से हटा देता है। क्लियर है। अब जैसे मान लो इलेक्शंस होते हैं, जो सी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलती है, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है, वो क्या करती है, दूसरी पार्टी को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। आगे समझ। तो इसमें ये मैं बताऊंगा, थॉरली बताऊंगा, अभी तो रफ आपको, सही है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें 2 जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, सही है। और इसको मैं बताऊंगा, इसको हम ना ये नहीं कहते कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस बोलते हैं। वो जब रिएक्शन आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन या तो ऐड होगा रिएक्टेंट में या रिमूव होगा, या हाइड्रोजन ऐड होगा या हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है। अच्छा, आज हम जो है इन 3 को करेंगे, सही है। नेक्स्ट क्लास में ये 2 कर लेंगे, तो 2 क्लास में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसका तो देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसमें क्या होगा, हम कंबाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है ए और एक रिएक्टेंट दे रखा है बी, ये जुड़कर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 रिएक्टेंट आपको दे रखे हैं, वो जुड़कर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा, और जरूरी है 2, 3 भी जुड़कर एक बना सकते हैं। 3 अगर जुड़ जाए उससे भी एक बन सकता है, 4 से भी एक बन सकता है। क्लियर है। मतलब इसमें जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो फाइनली आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट एक ही बनेगा। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है। मान लीजिए यहाँ पे हीट रिलीज हुई, ठीक है, ए और बी को जुड़कर सी बन रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, तो बच्चे कहते हैं जी इसमें तो 2 प्रोडक्ट हो गए, एक सी हो गया, एक हीट हो गया। सही है। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हीट अगर रिलीज हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। हम जो कंपाउंड बनते हैं ना, उन्हीं को प्रोडक्ट मानते हैं बस। आगे बात समझ। भाई ए और बी मिलाकर सी बना और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे प्लस हीट लिख देते हैं। 10th में तो चलो नहीं लिखते, बड़ी क्लासेस में लिखना होता है, सही है। और वहाँ पे ना लिखना भी होता है कि कितनी एग्जैक्ट हीट रिलीज हो रही है, 110 जूल हो रही है, 115 जूल हो रही है, वो भी लिखना होता है, सही है। तो अब उसको रिएक्शन को देख के अब ये मत कहना जी यहाँ तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। अगर हीट वगैरह रिलीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं हीट रिलीज हो रही है, मगर उसको हम कंपाउंड में कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है। चलो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, ये एक्टिविटी भी है और ये पहले भी आ चुका है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, अच्छा किसी भी चीज़ को अगर आप बर्न करते हो एयर में, तो उसका मतलब क्या होता है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ये ध्यान रखना आप। क्लियर है। हमने क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन लिया। मैग्नीशियम जो होता है ना, वो रिबन की फॉर्म में आता है। तो जब मैं एक्टिविटी करूँगा तो उसकी वीडियो आपको शो कर दूंगा, नहीं तो आपको लैब में मिल जाएगा स्कूल की, सही है। मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, उसको जब हम बर्न करते हैं
तो एयर में ही बर्न करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक क्या है, रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। ये जुड़कर क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो क्लियर है ना। अब इसके जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल कर सको उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। उससे क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही पूरे 5 चैप्टर की रिएक्शंस जो है वो क्या कर लोगे, एक बार तो पढ़ ही लोगे। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने से एक वाइट पाउडर बनता है। उस वाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखिए दूसरा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। सही है? अच्छा, ये कंबाइन कैसे होंगे, ऐसे नहीं है कि एक बीकर में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस ले ली, दूसरे में ऑक्सीजन ले ली, दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स होके वाटर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पार्क का यूज करना पड़ता है। सही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब आपस में आप रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसका उल्टा हमने पढ़ा था ना, जब हम वाटर में करंट पास करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उस केस में रिलीज होती है। तो उसका जस्ट अपोजिट है। क्लियर है? तो अच्छा, अब देखिए थर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इंपॉर्टेंट मतलब ये आप कई बार ऑब्जर्व कर लेते हो दिन में। अगर आप किसी भी चीज़ को जलाते हो तो या तो काली राख प्रोड्यूस होती है या फिर काला धुआं निकलता है। सही है? उसके पीछे रीज़न क्या होता है, जितने भी हम मेटल यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उसमें कार्बन होता ही है। तो जब हम कार्बन को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, या तो काली राख बचेगी या फिर क्या होगा, काला धुआं जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। सही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, क्योंकि आपने ये देखते हो रोजाना, कभी कोई लकड़ी जलाता हुआ आपको दिख जाएगा, कभी आपको दिख जाएगा भाई पेपर जला रहा है, कुछ ना कुछ जलाते हो तो दिख ही जाता है। खाना बनाते वक्त भी हम स्टोव वगैरह जलाते हैं, गैस वगैरह जलाते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सही? कार्बन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं या एयर में बर्न कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्यों? यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। क्लियर है? तो अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इनकी क्या है, स्टेट है। मतलब हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, क्लोरीन क्या होती है, गैस, और यहाँ पे HCl जो बनेगा वो गैस की फॉर्म में बनेगा। सही है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, और उससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए नेक्स्ट है, जब हम सोडियम और क्लोरीन, सही है, सोडियम यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको क्लोरीन गैस के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट है, व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर। जब हम आयरन के पाउडर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके साथ, सल्फर के साथ, तो क्या बनता है,
आयरन सल्फाइड बनता है। क्लियर है? तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे आयरन और सल्फर आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, आयरन सल्फाइड बना रहे हैं। क्लियर है? अच्छा अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है अब, ये शायद हमने लास्ट टाइम भी की थी। देखिए पुराने ज़माने में हम वाइट वॉश कैसे करते थे, एक बार दोबारा समझ लो। उसमें हम क्या करते थे, एक ड्रम लेते थे लोहे का, बहुत बड़ा होता था, छोटा नहीं। उसको हम क्या करते थे, आधा पानी से भर लेते थे, आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा। फिर उसके अंदर हम क्या करते थे, चूना डाल देते थे। चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। सही है? मगर वो क्या करेंगे, क्विक लाइम बोलेंगे आपको, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड से तो आप लगा ही लोगे, जिसका फॉर्मूला CaO होता है, खुद ही बना लोगे। सही है? वो क्विक लाइम बोलेंगे आपको। सही है? तो हम क्या करते थे, चूना लाते थे, उसको लोहे के ड्रम में जिसमें पानी भरा हुआ उसमें डाल देते थे। सही है? तो उस केस में क्या होता था, ये आपस में रिएक्ट करते थे। रिएक्ट होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था। जो सॉल्यूशन बनता था वो क्या होता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता था, और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती थी। यहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती थी। क्लियर है? 2-3 घंटे हम उसको छोड़ देते थे। 2-3 घंटे बाद जितनी हीट रिलीज होनी थी वो रिलीज हो जाती है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर हम ब्रश लाते थे, सही है, और जो बड़ा कंटेनर होता था लोहे का, उसको छोटी बाल्टियों में डाल लेते थे सॉल्यूशन को, कौन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और क्या करते थे, दीवार पे पेंट कर देते थे। क्लियर है? अच्छा स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप एक कोट करते हो पेंट का, सफ़ेदी का, तो वो डल लगता है। सही है? डल मतलब ऐसे कहते हैं जी मज़ा नहीं आया, काफ़ी फीका कलर लग रहा है। सही है? तो अब होता क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये डल ही होता है। क्लियर है? क्यों, इसके अंदर बहुत सारा पानी मिला हुआ होता है ना, तो डल ही होगा इसका कलर। अच्छा जब हमने इसका पेस्ट लगा दिया दीवारों के ऊपर, तो होता क्या था, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो चमक आती है वाइट वॉश की, वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। क्लियर है? ये रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे बाद में, अभी तो आपको इतनी पे फोकस करना है। हम क्या करते हैं, क्विक लाइम को जब वाटर के अंदर डालते हैं, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बहुत ज़्यादा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। इसका दूसरा नाम होता है स्लेग्ड लाइम, लिखा हुआ है नोट्स में। सही, क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। अच्छा इसके ना ये जो कॉमन नेम है वो जरूर याद कर लेना। क्लियर है? क्योंकि वही रिएक्शंस है, वही टॉपिक है, 5-7 साल से वही पेपर बनता आ रहा है, तो वो हर बार क्या करते हैं, नई चीज़ पकड़ते हैं, और डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन आएगा। मगर वो कैसे कान पकड़ते हैं, किस तरह से हाथ घुमा के कान पकड़ेंगे, वो आपको भी नहीं पता। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप इसका ये नाम याद कर लो जी, कॉमन नेम क्या, क्विक लाइम। तो वो पूछेंगे जी क्विक लाइम का जब हम पानी में डालते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को लिखो। सही है? या वो ऐसे भी पूछ सकते हैं इस रिएक्शन को कि भाई हमने एक कंपाउंड लिया, उसको पानी के अंदर डाला, उससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बचा उसको हमने क्या किया, वाइट वॉश कर लिया। सही है? वाइट वॉश का जो कलर था स्टार्टिंग में वो काफ़ी डल आ रहा था। सही है? तो इसमें बताइए कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो आजकल क्वेश्चन तो वही है, रिएक्शन वही है। केमिस्ट्री में देखो एक लिमिटेशन होती है, जो रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं उससे बाहर कोई रिएक्शन आपसे पूछ नहीं सकता है। बस वो पूछने के तरीके हर बार चेंज कर लेते हैं। क्लियर है? तो आप ये रिएक्शन याद कर लो। अब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लें, आपको रिएक्शन आती होगी तो आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे चूने को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, स्लेग लाइन बनता है और हीट रिलीज होती है। इस स्लेग लाइन को हम क्या करते हैं, वाइट वॉश कर लेते हैं। इनिशियली क्या होता है, उसका कलर जो होता है वाइट वॉश का वो काफ़ी डल होता है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट होता चला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता चला जाता है, और इससे चमक बढ़ जाती है। इससे क्या होती है, चमक बढ़ जाती है। क्लियर है? तो अच्छा अब देखिए,
ये आपकी आगे की रिएक्शन दे रखी है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सही, इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है। ये मैं बस आपकी नॉलेज के लिए जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट हमने अप्लाई किया था वॉल पर, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, सही है। और वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, सही है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलता है कि आपको पानी टपकता हुआ नजर आए, सही है। जैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन होता है, आपको नज़र थी ना आता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर क्या होता है जो रिलीज होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, अब देखिए नोट्स बच्चों आपको ना थोरोली पढ़ लेने हैं और अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं नोट्स। ना समझ आए तो नोट्स मेकिंग तो आपने सीखी है इंग्लिश में, आगे टॉपिक नोट्स मेकिंग अभी नहीं है, चलो। नोट्स मेकिंग में हम क्या करते हैं, हमें एक ना नोट दिया होता है, पैराग्राफ दिया होता है, हम क्या करते हैं उसको या तो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो अपनी लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट कर पाए, हमें उन्हीं की लैंग्वेज अच्छी लग रही है, तो उसमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो लिख लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो आप वैसे कर लेना, नोट्स मेकिंग कर लेना, अपनी लैंग्वेज में ना लिख पाओ तो, सही है। वैसे डेफिनेशन तो मैं यही कहूँगा, डेफिनेशन जो मैंने लिख रखी है आप वही लिख कर आओ, क्लियर है। क्योंकि साइंस में क्या होता है, एक आधे वर्ड का ना बहुत ज़्यादा मीनिंग ऊपर नीचे हो जाता है। आपने एक आधा वर्ड फालतू लिख दिया या कम लिख दिया, ये इंग्लिश तो है नहीं, सही है। इंग्लिश में चल जाता है, आपने एक आधा वर्ड ऊपर नीचे लिख दिया, साइंस में नहीं चलता। साइंस में क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। अब जैसे यही है जो पिछली रिएक्शन थी, उसमें हमने कहा जी हमने जो है चूने को पानी में डाला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसमें भी आधा नंबर कट जाएगा जी। हीट रिलीज तो लिखी नहीं आपने, सही है। तो आपने भाई अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, सही बात है, मगर जो हीट वर्ड आप वहाँ पर छोड़ा है उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्लियर है। तो प्रेफर तो मैं भी यही करूँगा, डेफिनीशन है, चलो रिएक्शन जो इक्वेशन है ये तो एज इट इज़ लिखी जाएगी, सही है। डेफिनीशन आप जो मैंने लिखी है वही लिख लो, बाकी आप ऊपर नीचे कर सकते हो जो लैंग्वेज लिखनी है, क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। जब हम अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ये दोनों किस फॉर्म में होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो कंपाउंड्स आपस में जुड़कर जो है एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है देखो, मैं ज़्यादा एग्जांपल ना इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इनमें से 3-4 तो याद रहेंगे, कॉमन तो एटलीस्ट आप याद कर ही लोगे ना, सही है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। तो ये भी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब देखिए नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन पर, इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, उल्टा होता है, जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होगा, टूटेगा, क्लियर है।
देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक रिएक्टेंट दिया होगा, उसके हम क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे उसको, सही है। तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, या तो 2 प्रोडक्ट्स में टूटेगा या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूटेगा, सही है। यहाँ पर जो हम एनर्जी देते हैं वो ये हो सकता है कि आप हीट की फॉर्म में दें, लाइट की फॉर्म में दें, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दें। भाई किसी चीज़ को तोड़ना है तो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। तो हम यहाँ पर जो एनर्जी देते हैं रिएक्टेंट को, वो या तो हीट की फॉर्म में देते हैं, या लाइट की फॉर्म में देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं। अगर मैं हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूँ तो वो कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर मैं लाइट की फॉर्म में देता हूँ तो वो कहलाता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ तक क्लियर है। भाई आपको किसी चीज़ को तोड़ना है तो एनर्जी तो दोगे, अभी रुक जाओ मैं बताऊंगा, सही है। अगर किसी चीज़ को तोड़ने एनर्जी देगी तो तोड़ोगे, क्लियर है। तो वो एनर्जी या तो आप हीट की फॉर्म में दोगे, या लाइट की फॉर्म में दोगे, या फिर करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दोगे। अगर आप करंट का यूज़ करते हो तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अगर आप लाइट का यूज़ करते हो तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो तो वो कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम ना इसको पढ़ते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ना नोट्स में लिख लो, यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल 1 के ऊपर। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, सही है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना है आपने, अभी बताया था ना। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। या क्या समझ। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा है, चूना, क्विकलाइम, सही, जिसको हमने पानी के अंदर डालकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पेस्ट है वो वॉल्स पे अप्लाई किया था। क्लियर है। अच्छा, इसका भी नाम याद कर लो, इसका जो जनरल नेम होता है वो लाइमस्टोन होता है। क्या होता है, लाइमस्टोन। तो 3 आपने पढ़ लिए, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेग लाइम, सही है, और थर्ड ये पढ़ लिया कैल्शियम कार्बोनेट का क्या, लाइमस्टोन। क्लियर है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो है हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया है, हीट का, इसलिए क्या कहलाएगी ये, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट है, ये 2 प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। डीकम्पोज करने का मतलब ही क्या होता है, तोड़ना। क्लियर है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें उन्होंने कहा है व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटेलिस्ट इट डिकम्पोजेज टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को, सही है, पोटेशियम क्लोरेट को क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, सही है। तो वो किस में टूट रहा है, एक तो पोटेशियम क्लोराइड में टूट रहा है, और दूसरा किस में टूट रहा है, ऑक्सीजन में टूट रहा है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब हम इसको गर्म करेंगे ना अकेला, तो उसके लिए हमें
इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सही है। अब आप कहोगे हम इसको इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे पहली नज़र में तो यही नज़र आ रहा है ना हमें कि हम इसको इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती। सही है। देखो ये जो है ना मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में, मगर इसके बाद बगैर रिएक्शन भी नहीं हो सकती। सही है। महाभारत तो सुनी होगी आपने, पढ़ी होगी, उसमें कृष्ण जी महाराज थे, उन्होंने लड़ाई तो नहीं करी थी, मगर उनके बगैर जो है पांडव जीत भी नहीं सकते थे। तो ये मान लो पांडव है, इनको जीतने के लिए कृष्ण जी महाराज चाहिए। सही है। अब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मगर हेल्प कर देंगे। आगे समझ। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। सही है। मगर इसके अकेले बस की नहीं है, इसको कैटेलिस्ट चाहिए। कैटेलिस्ट क्या करता है, इसके बगैर रिएक्शन नहीं हो सकती, मगर ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता। सही है। ये अजीब सी चीज़ है ना, तो अभी इसको अजीब ही रहने दो आप कि ये कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। इसके बगैर रिएक्शन भी नहीं होनी। सही है। मान लो तुम जो है क्लास में अकेले हो, सही है, तो ग्रुप होता है कई बार 2-4 बच्चों का, वो तुम्हें क्या करेगा, दुखी करता रहेगा, सताता रहेगा। सही है। फिर आप क्या करो, क्लास में कोई सबसे बहादुर बच्चा है उसके साथ दोस्ती कर लो, बस उसका नाम ही काफ़ी है, फिर आपकी रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। आगे बात समझ। तो वो आ थोड़ी ना रहा है तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए, बस उसका नाम ही काफ़ी है। तो आप ऐसे ही तो सही है। ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये जो है ना पूरा इसमें काफ़ी बड़ा वो होता है, प्रोसेस होता है। तो उसको अगर आप समझने बैठोगे तो यही भूल जाओगे जो कर रहे हो। तो आप ये समझ लो, इसके बगैर रिएक्शन नहीं हो सकती, मगर ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता, मगर ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता। सही है। या मान लो ये जी समुद्र है, समुद्र में से एक आधी बाल्टी में पानी की निकाल भी लाया, तो जो जिसका समुद्र है, मान लो जिस कंट्री के कोने में पड़ता है, वो मेरे पे केस नहीं ना कर देगा कि जी ये तो बाल्टी चुरा के ले गया पानी की। सही है। या की बात समझ। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें ना कैटेलिस्ट जरूर याद कर लेना। सही है। कहीं पर कैटेलिस्ट आए तो कैटेलिस्ट का नाम जरूर याद कर लेना। कई बार वो क्या करते हैं, एक में क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो कहेंगे जी कैटेलिस्ट का नाम बताओ। सही है। ऐसे मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेट रिएक्शन आती नहीं है, वो कभी नहीं लिख के देंगे कि जी प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल दो। वो ऐसे पूछेंगे जी वाइट प्रेसिपिटेट जिसमें रिलीज होता है वो वाली रिएक्शन लिखो। क्लियर है। अच्छा, या वो कहेंगे जी ये रिएक्ट करते हैं तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर है। अब सीधा क्वेश्चन पूछने का ज़माना चला गया है, सीधा क्वेश्चन रिएक्शन तो यही है, इसी को जैसे मर्जी घुमा के पूछ लेंगे। पहले वो पूछ चुके हैं कि भाई इसको जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो ये क्या क्या बनता है, ये कई बार पूछ चुके हैं। तो वो कहेंगे जी इसको जब हम हीट करते हैं तो कौन सा कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं। सही है। ये क्वेश्चन पड़ेगा भी छोटा 1 नंबर का, रिएक्शन होती है तो 2 नंबर का पूछते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेना। सही है। थ्योरी सारे कर जाते हैं, साइंस का पेपर भी ईजी आता है। साइंस के पेपर में 10th में क्या होता है, किताब के अंदर छोटे छोटे जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, जैसे इसका कैटेलिस्ट लिख दिया, एक ही जगह लिखा होगा बस, बाकी किताब में इसका कहीं भी मेंशन नहीं होगा। सही है। वो ये पूछ लेंगे, बच्चा ढूंढता रह जाता है। क्यों? बच्चा पूरी थ्योरी याद करके जाता है, ये चीज़ें छोड़ जाता है। सही है। इसका सॉल्यूशन यही है, इस रिएक्शन को 10-15 बार लिख लो। आप 10-15 बार लिखो जी ये कैटेलिस्ट यूज़ होता है, तो आपको पता रहेगा। सही है। और ऐसी बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं है कैटेलिस्ट वाली। प्रेसिपिटेट की मुश्किल से 5 रिएक्शन है। सही है। कैटेलिस्ट वाली 3-4 है। ऐसा भी नहीं है कि इनकी वो लाइन लगी हुई है 50-60 रिएक्शंस की, या आपको याद नहीं होगी। क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है, ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके ऊपर एक्टिविटी भी है। इसमें कहते हैं फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते हैं, सॉरी ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनता है। सॉरी, क्लियर है। और इसमें क्या क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो होती हैं वो रिलीज होती हैं। क्लियर है।
ये ना एक्टिविटी भी है, ये हम करेंगे चैप्टर के एंड में। बुक में आपको एक्टिविटी दे रखी है, 10 या 11 एक्टिविटीज़ हैं। उनके अंदर वो वाला क्वेश्चन भी आएगा, मैग्नीशियम रिबन वाला, कैल्शियम ऑक्साइड वाला भी आएगा, वाटर में करंट पास करते हैं वो भी आएगा, ये एक्टिविटी भी है। सही है, तो इसको भी हमें दोबारा पढ़ना है। अभी बस शॉर्ट में कर लीजिए कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है ब्राउन कलर का। सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है। अच्छा, इसमें कलर जरूर याद कर लेना, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। सही है, और इसका कलर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन होता है। क्लियर है। अच्छा, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, एक रिएक्टेंट था, इससे 3 जो है प्रोडक्ट बन गए। क्लियर है। तो चलो एक चीज इसमें बच्चों में और बता देता हूं आपको। ये जो फेरस सल्फेट होता है ना, इसका फार्मूला ये होता है, जो आपको लैब में मिलेगा ना, ये होगा। क्लियर है। जब आप इसको गर्म करते हो, ये सेकंड चैप्टर में है, अभी बता देता हूं मैं आपको। फेरस सल्फेट जो होता है उसका फार्मूला ये होता है, इसमें 7 जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है, और फिर और हीट करोगे तो ये बनेगा। फिर हमने ये क्यों मेंशन नहीं किया भाई, ये हमने इसलिए मेंशन नहीं किया ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो सिंपल लगे, नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सेकंड चैप्टर में आप ये दोबारा करोगे। सही है। वहाँ पे आप क्या करोगे, एक्टिविटी में, सॉरी, वहाँ पे यहाँ से करना पड़ेगा हमें। आगे बात समझ। फेरस सल्फेट जो होता है उसके साथ जब आप उसको यूज़ करो लैब में तो उसका फार्मूला ये होता है। सही है। अच्छा, जिसके साथ वाटर जुड़ा होता है ना उसे हाइड्रेटेड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर वाटर है। सही। ये सेकंड चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो अभी थोड़ा बहुत कर लो, नहीं यहाँ से तो पढ़ ही लो। क्लियर है। सेकंड चैप्टर में जब आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अच्छा, ये तो पता लग गया मैंने ये क्यों नहीं लिखा, यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए थी रिएक्शन, यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं की, इसको सिंपल बनाने के लिए। सही है। साइंस में ना हम कई चीज़ें सिंपल बनाने के लिए पढ़ते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर है किसका, एलिमेंट्स का। सही है। वो हमेशा ऐसे ही क्यों पढ़ते हैं, 1 2, एग्जैक्ट ऐसा थोड़ी ना होता है। एटॉमिक मास ऐसा थोड़ी ना होता है, 1 यूनिट 2 यूनिट। सही है। हम क्या करते हैं, जो मास होता है एक्चुअल, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन डिजिट्स में। सही है। अगर आप एक एटम लोगे किसका, हाइड्रोजन का, उसका मास अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 10 की पावर -23, ऐसी कुछ है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। सही है। अब इसको याद करना बहुत मुश्किल है, लिखना भी बहुत मुश्किल है। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 यूनिट मान के चल लेते हैं। होता है एग्जैक्ट ये है, मगर हम ये मान के चल लेते हैं, क्यों, अगर ये करोगे तो इसी में उलझ जाओगे, आगे क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो हम काफ़ी चीज़ें जो है ना साइंस में सिंपल बनाने के लिए करते हैं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। और एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बच्चा फिर खुद ही पढ़ लेता है। अब आप 12th के बाद कहीं पे भी जाओगे, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, कुछ भी करो, CA करो, CS करो, वहाँ पे बच्चा ना खुद ही पढ़ता है। सही है। टीचर तो बस सिलेबस और क्वेश्चंस बचाने के लिए काम आता है वहाँ पर। क्लियर है। क्यों, वहाँ तक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, नहीं होता तो फिर वहाँ तक पहुँचते ही नहीं वो लोग जिनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। क्लियर है। तो ये रिएक्शन याद कर लोगे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें उन्होंने कहा व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब हम लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, इसका कलर क्या होता है, ये कलरलेस होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, और क्या बनता है, लेड ऑक्साइड।
इसका कलर क्या होता है, येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सही है, ये क्या होती है, गैस होती है। इसके फ्यूम्स जो होते हैं कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। साथ में ऑक्सीजन गैस, ये तीनों चीज़ें जो है फॉर्म होती है। क्लियर है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका कलर कलरलेस, इसका येलो, और ये जो फ्यूम्स होते हैं ये किस कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट जो है डिकम्पोज हो रहा है और 3 प्रोडक्ट्स क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। अब देखिए, अब आ गया इलेक्ट्रिसिटी, सही है। एग्जाम्पल 5 के ऊपर आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, जो सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब करंट होता है, सही है। अब देखिए, आपको वाटर दिया हुआ है, वाटर में हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। करंट ना 2 तरह का होता है, एक तो जो हमारे घरों में आता है इसे एसी बोलते हैं, ये आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में है। और दूसरा जो करंट होता है वो डीसी होता है, जो सेल बैटरीज वगैरह देती हैं, सही। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इसके लिए ना हमें डीसी करंट चाहिए होता है। ये जो घर पे करंट आ रहा है इससे नहीं होगी ये रिएक्शन, ये एसी करंट होता है। इसके लिए कौन सा करंट चाहिए होता है, डीसी करंट चाहिए होता है, सही। तो वाटर में जब हम करंट पास करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, सही। तो यहाँ पर वाटर जो है वो टूट रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने यूज़ किया है वो किया है करंट। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है। इसके ऊपर भी बच्चों एक्टिविटी है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें हम करंट पास करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, एक तो सोडियम बनता है और क्लोरीन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, सही है। मोल्टन क्या हो गया, पिघला हुआ, सही। बर्फ होती है, जैसे बर्फ को हम पिघला देते हैं, सही है, वो तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। शहद होता है ना जैसे, उस तरीके से थोड़ा बहुत हो जाता है। क्लियर है। एक होता है एक्वस। एक्वस का मतलब है पानी में घोल लो, पानी के अंदर घोल लो, सही है। और एक होता है मोल्टन। मोल्टन का मतलब होता है जो सी चीज़ आपको दे रखी है उसको पिघला लो। जैसे मान लो अपने टीवी वगैरह में देखा होगा, लोहा होता है, लोहे को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो पिघल जाता है, तो वो वाला मोल्टन स्टेट है ये, सही। एक्वस अलग होता है। एक्वस का मतलब होता है पानी के अंदर आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो। मान लीजिए पानी लिया, पानी के अंदर आपने चीनी मिला ली तो वो एक्वस कहलाएगा। पानी के अंदर नमक मिला लिया तो वो क्या कहलाएगा, एक्वस कहलाएगा, सही है। लोहा है, लोहे को आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघला लिया तो वो मोल्टन स्टेट कहलाती है। तो यहाँ NaCl की कौन सी स्टेट लेनी है हमने, मोल्टन स्टेट लेनी है। उसमें जब आप करंट पास करोगे तो सोडियम मेटल बनता है और क्लोरीन क्या होती है, गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये डिकम्पोज होकर 2 सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ करंट, सही। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस के आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, सही। ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस के आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने की जरूरत आपको नहीं है, वो वैसे ही लिखते हैं हम शॉर्ट में। क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है लाइट। देखिए अब हम क्या करेंगे, लाइट का यूज करेंगे, सही। लाइट का जब भी हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ लिख दीजिए फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए सिल्वर क्लोराइड है, इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। जब इसको हम लाइट में एक्सपोज करते हैं, इसके ऊपर लाइट मारने की जरूरत नहीं है आपको, खुले में ले जाके छोड़ दो तो ये एक्सपोज हो गया लाइट से। तो होता क्या है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है। सिल्वर क्लोराइड आपको दे रखा है, जब इसको हम लाइट्स पे एक्सपोज करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो सिल्वर तो अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। सही। ये रिएक्शन भी सीधी नहीं आती, इसमें वो कलर पूछ लेते हैं। सही है, 1 नंबर में, क्योंकि 1 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आजकल, 20 आते हैं, पहले 20 1 नंबर के होते। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जो है उसका कलर क्या होता है, वाइट। जब इसको हम लाइट के अगेंस्ट एक्सपोज करते हैं, खुले में रख देते हैं, तो उस केस में सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। इसका कलर क्या होता है, ग्रेइश वाइट होता है। अच्छा, इसमें बच्चे पूछते हैं इसमें बल्ब से हो सकती है। हाँ जी, बल्ब में भी तो लाइट होती है, तो उससे भी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। सही है। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या कलर होता है, पेल येलो। जब इसको आप क्या करोगे, एक्सपोज करोगे लाइट में, तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। इसका कलर क्या होता है, ग्रेइश वाइट, और उसका क्या होता है, हाँ रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन। क्लियर है। अब देखिए uses of decomposition reaction. The decomposition reactions carried out by electricity are used to extract several metals from their naturally occurring compounds like chlorides or oxides. When the fused metal chloride or metal oxide is decomposed by passing electricity, then the metal is produced at the cathode. देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते नेचर में, ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। सही। 3rd चैप्टर की ये रिएक्शंस है। इसमें होता क्या है, नेचर के अंदर क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। कि आपने गड्ढा खोदा, वहाँ पे एल्युमिनियम पड़ा था, आपने उठा कर ले आए। सही है। वो क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है दूसरों के साथ। सही है। दूसरों के साथ क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। अब जैसे एल्युमिनियम होता है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। सही। साथ में उसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह, सैंड डस्ट हो गया या गारा हो गया, कीचड़ हो गया, बहुत कुछ क्या होता है उसके साथ मिक्स होता है। सही है। तो हम उसमें से क्या करते हैं, एल्युमिनियम को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। तो ये जो मेटलर्जी होती है, मेटलर्जी का मतलब होता है जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सही। तो वहाँ पर कौन सी होती है, हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जितने भी मेटल होते हैं ना वो प्योर स्टेट में नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं गड्ढा खोद कर हम ज़मीन में से निकालते हैं और वहाँ पे वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं दूसरों के साथ। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, उनको छांटना पड़ता है एक तरीके से। सही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटलर्जी में कौन सी रिएक्शंस यूज़ होती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हम क्या करते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। सही। इसको बस शॉर्ट में पढ़ लो, 3rd चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ना है आपने। सही। किसमें कौन सी रिएक्शन यूज़ होगी, बस इसमें ये ध्यान रखना, जितने भी एलिमेंट्स के क्लोराइड्स और ऑक्साइड जो अपने क्लोराइड और ऑक्साइड्स के साथ मिलते हैं। सही। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे एल्युमिनियम को बाहर निकालने के लिए। सही है। तो ये तो चलो अभी आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जो डाइजेशन होता है ना फूड का, जो डाइजेशन होता है फूड का, वहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो हम खाते हैं वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते, तो वो सिंपलर कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो वहाँ पे भी कौन सी रिएक्शंस होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। ये आप कहाँ पढ़ोगे, बायोलॉजी के 1st चैप्टर में पढ़ोगे। क्लियर है। बस आपको हिंट मैंने दे दिया है कि वहाँ पर जब आएगा तो आप रिलेट कर पाओगे। अब देखिए कि ये क्वेश्चन है सैम्पल प्रॉब्लम।
इसका आंसर बताओ। इसमें मैंने कहा एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक कंपाउंड का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं वाइट वॉश के लिए, तो उसका नाम उन्होंने दे दिया एक्स। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो आपको उस सब्सटेंस का नाम बताना है। देखो ये पता होते हुए भी गलत हो जाता है, सही है, क्योंकि यहाँ पे आप ढंग से नहीं पढ़ोगे। क्लियर है? बताओ आंसर बताओ। आगे उन्होंने कहा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। इसका चलो आंसर बताओ एक्स का। हाँ सही बताया, कैल्शियम ऑक्साइड। सब ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड ही यूज करते हैं। इसमें गलत भी क्या है? सही है, सारे यही लिख कर आते हैं सब, जबकि इसका आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ढंग से पढ़ो। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सॉल्यूशन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है। अब बच्चों की बात भी सही होती है जी, हम तो ये यूज़ करते हैं, ये कौन यूज़ करता है? इसका ये बन जाता है, इसी का तो पेस्ट मारते हैं हम दीवारों पे, सही है। मगर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस एक्स हमने लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं हम? वाटर में इसको डालकर, ये बन जाता है, सही। सेकेंड उन्होंने कहा उसकी रिएक्शन लिखो। रिएक्शन तो 3-4 बार आ ही गई, तो लिख ही लोगे आप लोग। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है नोट्स में। अब आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का एटम कम रिएक्टिव एलिमेंट के एटम को क्या करता है? उसकी पोजीशन से हटा देता है, सही है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप ले लीजिए किसी बीकर के अंदर, और उसके ऊपर क्या करो आप? जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दीजिए, सही है। तो जिंक जो होता है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन को हटा देगा, कॉपर को क्या करेगा? इसकी पोजीशन से हटा देगा, और क्या करेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर क्या होगा? रिलीज होगा। क्लियर है? देखो इसमें गुंडागर्दी चलती है, जिसमें जितनी ज़्यादा मसल पावर है वो दूसरे को हटा देता है, सही है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है कुछ भी। कॉपर सल्फेट है, इसने कितनी मेहनत की होगी सल्फेट के साथ दोस्ती करने में, ये आता है मिनट में उड़ा देता है उसको, सही है। तो इसमें क्या चलता है? मसल पावर चलती है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो क्या करेगा? दूसरे को उसकी पोजीशन से उतनी जल्दी क्या करेगा? हटा देगा। अच्छा, इसकी एक सीरीज़ होती है, वो आपको याद करनी है, सही है। तो मैं आपको ये टॉपिक तो करा नहीं पाऊंगा, टाइम थोड़ा कम बच के, वो सीरीज़ में लिखवा देता हूँ, वो लर्न कर लेना, सही है। तो देखो इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे डिटेल में। जो कम रिएक्टिव वाला होता है उसको ज़्यादा रिएक्टिव वाला क्या करता है? उसकी पोजीशन से हटा देता है। तो इसको लिख लो, ये 3rd चैप्टर में है। वैसे कहीं 1st चैप्टर में आप ढूंढने बैठ जाओ, 1st चैप्टर में नहीं मिलेगी, 3rd चैप्टर में है, सही है। केमिस्ट्री जो है ना आपकी इंटरलिंक्ड है, सही है। उन्होंने क्या किया है? पहले चैप्टर में जो है पूरी किताब केमिस्ट्री की जो है उसका वो डाल दिया है, ओवरव्यू डाल दिया है। अब ओवरव्यू कभी किसी को समझ नहीं आता है, बच्चों को तो डिटेल ही समझ आएगी ना। तो मैं जितनी डिटेल बता सकता हूँ कम टाइम में उतनी आपको बता रहा हूँ। पूरी डिटेल तो आपको जब ही समझ आएगी जब आप वो चैप्टर करोगे, सही है। अच्छा, इसमें देखो ये ऐसे लिखना है आपको, प्लीज सेंट चार्ल्स मंकी एंड जेब्रा इन लेड हार्ड केज with maximum security guard। सही, प्लीज सेंड चार्ल्स मंकी एंड जेब्रा इन लेड हार्ड केज विद मैक्सिमम सिक्योरिटी गार्ड। सही, ये याद करने का तरीका है। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। जो मैंने वर्ड लिखा है ना उसका पहला लेटर देख लीजिए,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट बनता है वो है इसका मतलब। P फॉर पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सही है। S फॉर सोडियम, जो बाबा लोग आग वाग नहीं लगा देते, वो सोडियम लेके घूमते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पानी में नहीं आग लगा देते, हाँ सही है, वो सोडियम लेके ही घूमते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको अगर आप खुला छोड़ दोगे तो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, आग भी पकड़ लेते हैं। अच्छा, चार्ल्स हो गया कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये जिंक, ये आयरन, लेड का मतलब तो लेड ही हो गया ना, H4 हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया विद जो है केवल ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा है हमने, सही। M हो गया ये है बच्चों, ये आप याद कर लेना। तो अब अगली बार जब हम करेंगे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको पता लग जाएगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, सही है। कॉपर को जिंक की ओर डिस्प्लेस कर रहा है, ये रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए, कॉपर यहाँ आ रहा है, जिंक यहाँ आ रहा है, तो जिंक तो हटाएगा ही कॉपर को, कितना ऊपर है देख लो, सही है। वो इसको बख्शेगा थोड़ी ना, फटाफट हटाएगा। कितनी 4 पोजीशन ऊपर है, बीच में मतलब 3 एलिमेंट है, सही है। जो जितना ऊपर है ना वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है। गोल्ड और सिल्वर महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं। 100 साल पुराना जो गोल्ड होगा ना उसकी चमक वैसी होगी आज भी, सही। अगर उसमें कोई वो चोरी चकारी नहीं की है किसी ने, तो अगर प्योर गोल्ड आपके पास है 100 साल पुराना रखा है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्लियर है। इसलिए महंगे होते हैं, इनकी चमक नहीं जाएगी, या क्या सच। तो आपने ये सीरीज याद कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी रिएक्शन होनी है, कौन सी रिएक्शन नहीं होनी है। जैसे मैं बताता हूँ, ये था कॉपर और ये है जिंक सल्फेट, सही है। ये है कॉपर सल्फेट और ये है जिंक। देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना कॉपर से, तो उसको उड़ा देगा और ये रिएक्शन हो जाएगी, सही है। अब देखो कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव थोड़ी ना जिंक से, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे होगी रिएक्शन, सही है। 2 आपको एलिमेंट्स के एटम दे रखे हैं, तो उनमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को उड़ा देता है उसकी जगह से। क्या? हाँ आएगा, सही है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी है, कॉपर जिंक आयरन एल्युमिनियम की रिएक्शन, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट से। तो वो यहीं से कर लोगे आप। फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा, इनका कलर याद करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, वो बस आपको याद करना है। तो ये आप सीरीज याद कर लेना, अगली बार आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी।